वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ये तो मनाजिर देख के मैं अपनी हंसी पे काबू नहीं पा सका। बहुत से लोग गम का शिकार होंगे। इस पे ऑब्वियसली बात हो सकती है अखलाकी लिहाज से पाकिस्तान की जो असेंबली है वो क्या बन चुकी है, इसको क्या बनना चाहिए था। लेकिन अगर सीरियस नोट पे बात की जाए, अभी आप देखिएगा हुकूमत बताएगी आपको कि उन्होंने पहले गाली दी, हमने गाली का जवाब गाली से दिया। लेकिन हम जिस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, अगर हम उनकी सुन्ना कोई 1% भी फॉलो करें तो ताइफ में लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं किया हज़रत सल्लम की ज़ात के साथ। पत्थर तक नाउजुबिल्ला बरसाए गए उनके ऊपर, उनको ज़ख्मी कर दिया गया। लेकिन हज़रत सल्लम ने जो है उनको माफ़ भी कर दिया। और जिस तरह उन्होंने मुशरिकीन, मुनाफिकीन और अपने मुखालफीन की हर बुरी बात का मोहब्बत से जवाब दिया, तो एक ऐसी कंट्री जिसका सरबराह मुमलिकत कहते हैं कि हम अब सोचों को अपनी रियासत मदीना की तरफ लेके जाएंगे, वहाँ का तो ये मंजर नहीं था। और चले वो तो रियासत मदीना की बात करते हैं, नून लीग वाले भी जो है वो कौन से इस्लाम से बाहर हैं, वो भी इस्लाम के दायरे में हम सारे मुसलमान हैं। और वो भी चाहते हैं कि एक ऐसी रियासत कायम हो जिसके अंदर इखलाक का कम अज़ कम इखलाक का आला तरीन म्यार तो कायम होना, और जो इस्लामी म्यार भी है, जो सिविल सोसाइटी का म्यार भी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बंदूकें नहीं थी वरना बंदूकें चल जाती, पत्थर नहीं थे वरना पत्थर चल जाते, गालम गलोच तो होती रही। लेकिन ये जो बजट की किताब है, ये जो है हुकूमती अरकान ने जब बरसाई है अपोजिशन के ऊपर, तो इसमें एक सार्जेंट भी ज़ख्मी हुआ मुबैना तौर पर, और मलिका बुखारी साहबा को भी लगी अपोजिशन की तरफ से। और ये कोई 5-6 किलो की किताब होती है, ये इससे इंसान की डेथ भी वाक़या हो सकती है। तो आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते भी बच गया पार्लियामेंट के अंदर। ये बजट की जो बुक है ये आम बुक नहीं है, ये सब कुछ होता रहा। और इसके अंदर सबसे बड़े जो उभर के सामने आए गालम गलोच में अली नवाज साहब थे। और अली नवाज साहब जो है उन्होंने जो बयान दिया है ज़रा वो भी सुन लेते हैं। उसमें वो क्या कहते हैं कि क्यों उन्होंने इस तरह की जो गालियां उन्होंने दी वो हम सुनवा ही नहीं सकते नेशनल चैनल के ऊपर। वो जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा। अगर आप ये दूसरी तरफ समझते हैं नून लीग वाले कि वो माफिया की तरह डील कर लेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी इसी तरह गालियां देंगे, इसी तरह हाथ चलाकी करेंगे, इसी तरह बदतमीजी करेंगे और वो बिल्कुल इसी तरह आराम से निकल जाएंगे, ये नहीं होगा। अगर आप नारेबाजी करना चाहते हैं आप करें, आप वोटिंग करना चाहते हैं करें, आप इससे पहले सीटियां बजाते रहे, कोई मसला नहीं। आप तनकीद करना चाहते हैं करें, पर जब आप गाली देंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप हाथापाई करेंगे आपको जवाब मिलेगा। तरीका सिंपल सा एक है कि जो आप वॉट एवर यू सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड। राइट, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। फवाद साहब बहुत वार्म वेलकम। फवाद साहब, ये किस तरह लेजिस्लेशन चल पाएगी, किस तरह आगे बातचीत चलेगी? ये गालम गलोच का सिलसिला पार्लियामेंट में जो है तो एक्सट्रीम की सतह पर पहुंच गया। देखिए, पहली बात तो ये है कामरान साहब के अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। और बदकिस्मती से अपोजिशन ने एक बिल्कुल तमाशा बना लिया है कि हर दफ़ा वो जब भी कोई स्पीच होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो बात करना चाहते हैं, और अपोजिशन ने एक हर दफ़ा ही ये समझिए एक तमाशा ही बन गया है कि वो कहते हैं कि हमारी तकरीरें आप आराम से सुने और उसके बाद हम आपकी जो है वो तकरीर भी बात भी नहीं करने देंगे, हम आपको पार्लियामेंट में हिस्सा भी नहीं लेने देंगे प्रोसीडिंग्स में। तो फिर जाहिर है कि ये माहौल तो बनना था। लेकिन फवाद साहब, आपने तो आपकी पार्टी ने एक आला इखलाकी म्यार कायम करना था। आपसे एक्सपेक्टेड ये था कि अगर ये गाली भी दे रहे हैं तो सब कंडेम इनको ही करेंगे, लेकिन उल्टा आपके एमएनएस जो है वो गाली देते हुए, सीटी बजाते हुए, किताबें मारते हुए नजर आए। तो वो आला इखलाकी म्यार जो इमरान खान साहब ने कायम करना था वो नजर नहीं आया उनकी पार्टी की तरफ से। नहीं, आला इखलाकी म्यार तो यही है जो हमने किया। हमने तो गालियां नहीं दी, गालियां तो PMLN के MNAs ने दी हैं। और देखिए, बड़ी सिंपल बात है कामरान साहब कि हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप एक थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा गाल भी हम दे देंगे। आप हमें एक थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 2 मारेंगे। बड़ी सिंपल बात है। अगर आपने जो है वो ये तरीका रखना है कि आप समझते हैं कि अपोजिशन जो है उसने हमें यहाँ पे हाउस में प्राइम मिनिस्टर को, और फिर देखिए तनकीद और तौहीन में फ़र्क है। आप तनकीद करेंगे, आप बहुत खुशामदेद, आप तनकीद कीजिए। आप तौहीन करेंगे, आपको उसके वजन का फिर अंदाजा होना चाहिए, और आप उतनी अपनी करें जितनी आप उसमें बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, तो लेट्स सी। फवाद साहब, ये कि आप ये जो कह रहे हैं कि एक अगर वो थप्पड़ मारेंगे दूसरा गाल आगे करेंगे,
लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमेशा वो यही कहते रहे कि मैं उस नबी वसल्लम का फॉलोअर हूँ या उस रियासत मदीना का फॉलोअर हूँ जिसके अंदर आला तरीन अखलाकी म्यार में आना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने वर्ष दुश्मन को माफ कर दिया करते थे, जिन्होंने उनकी तौहीन की उनको माफ कर दिया। तो अगर आप इनकी गाली का जवाब जो है वो गाली से ना दें, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ना दें, तो आपको लगता नहीं कि एक तरफ तो आप अस्वे हुस्ना पर चलेंगे और दूसरी तरफ अवाम में आपकी मकबूलियत ज्यादा और इज्जत ज्यादा बढ़ेगी? जी देखिए, इस तरह नहीं होता। आप अगर कमजोर लेंगे तो ये इस्लाम का भी हुक्म है और हमारी सुन्नत भी है, और जो कहा गया है कि जो नाइंसाफी करे उस हाथ को रोकना चाहिए। और अगर आप इंसाफ से नहीं चलना चाहते तो फिर जो है वो इस तरह से नहीं चला जा सकता। और ये अखलाकियात के जो बातें हैं ये हम उसको फॉलो भी करना चाहते हैं, हम पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को भी चलाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अपोजिशन को अपनी जो करतूत हैं उनको बेहतर करना होगा। उनको लाजमी तौर के ऊपर जो हमारा ये मामला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो बातें हैं वो सुननी होंगी और उसके जवाब में वो अपनी तनकीद करें। अच्छा, और फवाद तौहीन ना करें। जी फवाद साहब, तौहीन तो किसी को भी खैर नहीं करनी चाहिए, इस हद तक तो मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन आज आप देखें जरा विजुअल्स, अगर हम फुल स्क्रीन चलाएं तो आपके एमएनए अली नवाज अवान साहब जो है वो तो बड़ी नेकेड गालियां भी दे रहे हैं, और उसके बाद वो 5 किलो वजनी कम से कम किताब होती है बजट की, जो बजट की स्पीच की होती है, जो बजट तफसीलात जिसमें वो उन्होंने उठा के मारी हैं, तो उससे कोई जख्मी हो सकता था, किसी की डेथ भी हो सकती थी। तो उसके अंदर भी अगर आप कोई नोटिस नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर भी इस पर नोटिस नहीं लेंगे, क्योंकि अपनी पार्टी पे तो आपने नोटिस लेना है, इस पर अगर आप नोटिस नहीं लेंगे तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर चाहते इस तरह ही हो, ईंट का जवाब पत्थर से ही हो। नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का मामला नहीं है। हमारी पहली बात तो ये है कि अली नवाज अवान के ऊपर 100% जो बकवास थी वो PMLN के MNAs ने की, और अली ने बड़ा सब्र किया। मैं समझता हूँ अगर अली नवाज की जगह कोई और बंदा होता तो शायद बात इससे भी बहुत आगे जाती। आप होते तो आप चंडी लगा देते हैं। ठीक है, जिस किस्म की गालियां उन्होंने दी वो अली ने बड़ा उनके ऊपर सब्र किया, फिर लोग भी पड़ गए। देखिए, आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि जो अपना इस वक्त जो लोग हैं वो वन साइडेड गालियां बर्दाश्त करते हैं। अली नवाज अवान साहब किसने गाली दी, किसने, कोई पर्टिकुलर बंदे ने गाली दी? PMLN के MNA थे, एक तो रोहेल असगर थे, फिर एक दूसरे थे एक्चुअली उनसे भी पहले, उसका नाम तो, क्योंकि ज्यादातर ये MNA ऐसे ही हैं, इनको नाम भी इनका किसी को पता नहीं है, पता नहीं कहां से आ गए। तो सर, लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की फ्रस्ट्रेशन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लेकर है। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उसमें आप कह रहे थे शहबाज शरीफ की केस की रोजाना की बुनियादों पर होनी चाहिए। नवाज शरीफ के मुतालिक आपने क्या फरमाया, जरा मैं लोगों को सुनवा दूं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने, तो जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की फ्रस्ट्रेशन इसलिए कि नवाज शरीफ उनके हाथ से निकल के चला गया, शहबाज शरीफ जो है वो आपकी मर्जी के बगैर बाहर आ गए, और उनके जो राब्ते उस्तवार हुए हुए उससे भी आप लोग जो है वो शायद पैनिक्ड है। इसका जवाब तो आप ही देंगे, लेकिन जो आपने गुफ्तगू फरमाई उससे मैं अंदाजा हूँ। सुनाई जी फवाद साहब ने आज क्या कहा नवाज शरीफ साहब पे। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके पाकिस्तान से पैसा लूटा और यहां से पैसा बाहर ट्रांसफर किया, यही कुछ नून लीग वन ने किया और शरीफ फैमिली ने किया। यहां पे आए, पैसा लूटा और बाहर ट्रांसफर किया, और आप वहां पे पोलो मैच देख रहे हैं। ग्वाल मंडी में पिट्ठू गरम खेलने वाले, अब माशाल्लाह वहां पे जो है सारे पूरा खानदान बैठा हुआ है। वो वहां पे अब जो बंदा भी जिसको पोलो की समझ है उसको पता है कि लंदन के अंदर पोलो पोनी रखना कितना महंगा काम है, और वहां पर जो घोड़े रख के और वहां पे वो तस्वीरें बनवा रहे हैं। अब इसको हम बेशर्मी ना कहें तो और क्या कहें कि यहां से आप मिन्नतें तरले करके बाहर गए कि मैं बीमार हूं, और उधर जाके आप वहां पे आप पोलो मैच देख रहे हैं, और पूरी कौम जो है इसके ऊपर अफसुर्दा है। और ये अदालतों का एहतराम है, लेकिन जिस तरीके से ये नवाज शरीफ को बगैर गारंटी के बाहर गए उसके ऊपर लोगों को दुख भी है और एक पिंच भी है कि ये देखें पूरी वहां पे जाके अयाशी कर रहे हैं। यहाँ पे आना होता है, कह देते हैं बड़े आराम से कि हम पे तो पाकिस्तानी कवानीन ही अप्लाई नहीं करते, और ये चमचे कड़चे पीछे जो एहसन इकबाल वगैरह यहाँ पे छोड़े हुए हैं वो यहाँ पे उनको डिफेंड करते फिर। फवाद भाई, फ्रस्ट्रेशन क्या है कि वो ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको जेल में डालना चाहते थे, वहां पोलो मैचेस देख रहे हैं नवाज शरीफ? आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं है? नहीं, मुझे तो उस दिन से जिस दिन आप लोगों ने भेजा और पता चला कि वो रिपोर्टें पता नहीं किस तरह आ गई और उसके बाद वो ठीक थे, तो मैं ये तनकीद बनती है, लेकिन आपने तो भेजा, फिर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही है? आपने तो बड़े तमाम से भेजा उनको पूरा बोर्ड से क्लियर करके।
नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो पहली बात तो ये एक इंतहाई इत्मीनान बख्श और खुशी की बात यह है कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी मौजूद है और पाकिस्तान के लोग एग्जैक्टली वही सोच रहे हैं जो आप कह रहे हैं। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का जो हमारा फैसला था वो गलत था, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसमें जो अदालत ने जो उनसे असल ज्यादा प्रॉब्लम ये हो गया, जो 7 अरब रुपए की गारंटी उनसे हमने मांगी थी, जो अदालत ने वो गारंटी विड्रॉ कर ली, जिसके नतीजे में अब हमारा नवाज शरीफ को जेल में रखना कोई जरूरी नहीं है फ्रैंकली, ना ही हमें कोई उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी भी नहीं है। मेरा आपका पाकिस्तान की कौम की फ्रस्ट्रेशन ये है कि वो हमारे पैसों से जो पाकिस्तान से लूटे गए वो बाहर गए, वो आराम से बैठे वहां पोलो मैचेस देख रहे हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट होते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट होते हैं। तो ये जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है और हमारी फ्रस्ट्रेशन है, ये कॉमन है, और ये एक्चुअली उसका इसीलिए हम कहते हैं कि इन केसेस का डे टू डे चलने चाहिए और फैसला होना चाहिए। लेकिन फवाद साहब, आपको ये भी लगता है कि आप उनको शायद वापस नहीं ला सकेंगे, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ रही है, और वहां से वो, मुझे तो पता चला है कि पूरी इलेक्शन कैंपेन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की भी चला रहे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को भी फारिग कर दिया उनकी कॉम्प्रोमाइज पॉलिसीज को, और नून लीग के पीछे अगर कोई रेलेवेंट फोर्स है तो वो नवाज शरीफ है, और उसके नीचे खड़ी हुई है नून लीग। तो इससे भी फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट को हो रही है कि एक तो पार्टी नहीं टूटी, नवाज शरीफ की लीडरशिप बरकरार है, और वापस भी नहीं आप ला पा रहे उनको। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, वापस नहीं ला पा रहे, और उसकी वजह यह है कि देखें हमारा होता यह है कि जब भी आप इस तरह का कोई बंदा बाहर चला जाता है वो फिर एक इंटरनेशनल एसेट बन जाता है, और उसको एजेंसीज जो हैं वो फिर प्रोटेक्शन देती हैं। मसलन नवाज शरीफ को तो छोड़ दें, अब अल्ताफ हुसैन वहां बैठ के यूके में रोज यहाँ पे उन्होंने जो है वो तकरीरें करवाई, यहाँ पे लोग जो है वो तो नेशनल है ना वहां के, वो तो नेशनल है, उनका तो केस ही डिफरेंट, उनको तो आप ला नहीं सकते। इनके लिए क्या कर रहे हैं? अभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिलना प्राइम मिनिस्टर ने, तो क्या प्लान है? लाना तो उसको भी पाकिस्तान में चाहिए ना, पाकिस्तान में वो हजारों सैकड़ों हजारों लोगों का कातिल है, उसको वापस लाना चाहिए। उसी तरीके से नवाज शरीफ भी वहां जाके बैठ गए, मुबैना कातिल है, उनको केस चलने चाहिए यहाँ पे अल्ताफ हुसैन पे, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन वो तो नेशनल है। मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ का क्या होगा? आप ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से कुछ कहेंगे भी जाके प्राइम मिनिस्टर? और अभी जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, आपने ये बात कही है कि नवाज शरीफ तो वहां के नेशनल भी नहीं है, नेशनल को छोड़े उनके पास कोई रेजिडेंस परमिट भी नहीं है, वो यहाँ से मेडिकल वीजे के ऊपर गए थे और उन्होंने कहा था कि ये वीजा 6 हफ्तों में एक्सपायर हो जाएगा और वापस आ जाएंगे। अब वो प्रॉब्लम ये है, वो उसमें और इस वक्त अल्ताफ हुसैन में कोई फर्क नहीं है। वो भी नवाज शरीफ भी लंदन में जाके जो है वो इस वक्त वापस नहीं आ रहे हैं, और वो बैठे हुए हैं और वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये तो एक अनफॉर्चुनेट है जो है यहाँ। फवाद साहब, जिस तरह का माहौल इस वक्त चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तो आपको लगता है कि लेजिस्लेशन में आपको पहली बात तो जरूरत है अपोजिशन की, ये जो आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट मिलना चाहिए, आपको इनकी जरूरत भी है, या आप कहते हैं नहीं हम नंबर है या नहीं, हम ऑर्डिनेंस से काम चला लेंगे, नहीं तो हमारे पास नंबर है? अदरवाइज ये तो मुझे नजर नहीं आ रहा अगले 2 साल में भी आपके साथ किसी मुशावरत में जो कौमी असेंबली का माहौल है बैठे हुए आप लोग नजर आएंगे इकट्ठे। नहीं, नंबर तो हमारे पास है, नंबर्स का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेजिस्लेशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को लाजमन इसमें हिस्सादार होना चाहिए हमारा, और उसमें जो अपोजिशन है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपना रोल अदा करे। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो नवाज शरीफ, क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि शहबाज शरीफ की नून लीग में कोई हैसियत नहीं है और नवाज शरीफ सारे कार्ड्स चलाते हैं, सो उनकी ख्वाहिश ये है कि उनको लग रहा है कि सिस्टम में हम तो शामिल नहीं है, अगले इलेक्शन में भी उनकी कोई 1100-1150 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है। पीएमएलएन तो देखे ना 500-600 से ज्यादा सीटों पे टिकट देने की भी, इससे ज्यादा टिकट देने की भी हैसियत नहीं रखती, वो सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। तो इसलिए उनको ये लगता है कि जब अगले इलेक्शन में भी मैप प्लेयर ही नहीं है हम, तो हमें तो ऐसा काम करना चाहिए कि सिस्टम खत्म हो। लिहाजा नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ एंड इसहाक डार वगैरह ये जो कंपनी है, इनको सिस्टम चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। सर, नवाज शरीफ ने तो कहा कि मुझे ऑप्शन मिली, मरियम नवाज ने बताया 2 दफा कि पंजाब असेंबली में गवर्नमेंट चेंज कर दें, मैंने कहा कि नहीं, तो वो तो आपका सिस्टम बचाया है उन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट को, वरना वो बगावत हो जाती है उधर। नहीं, पंजाब में अगर वो चेंज कर सकते हैं तो वो कल कर लेते हैं। ये तो कहने की बातें हैं ना, हमें बेचने की बातें हैं। अगर मरियम नवाज आपका ख्याल है कि आज पंजाब से बजट डिफीट कर सकती होंगी, तो आपके ख्याल में नहीं करेंगी? ये तो हमें अपनी कह रहे हैं कि चूरन बेचने वाली बात है ना। उनकी इतनी इस वक्त कोई पोजीशन नहीं है और कोई भी पागल नहीं है
कि इस वक्त जाके नवाज शरीफ के साथ खड़ा हो जाए। और सच्ची बात यह है कि अगर हमने अच्छी पॉलिटिक्स की होती तो नून लीग तो आपको नजर भी ना आती पंजाब में। इस वक्त तो वो हमारी अपनी गलतियां कोताहियां रही जिसकी वजह से नून लीग जो है वो बहैसियत पार्टी सर्वाइव कर गई, अदरवाइज तो इनमें से कोई भी। अच्छा फवाद साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में किस हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अप्रूवल का रोल है? इलेक्शन कमीशन उसमें देखें काफी अच्छा उनका उसके ऊपर अब तक रवैया रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस हफ्ते डिमॉन्स्ट्रेशन ली है इनकी ईवीएम की, और उसमें उन्होंने जो पहले ये 2009 से इसके ऊपर चल रही है बात। जी। इससे पहले कमीशन ने 36 जो कंडीशंस लगाई थी जिनका आरएफपी जारी किया था कि ये 36 चीजें होनी चाहिए ईवीएम में। अब जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है वो इन तमाम इलेक्शन कमीशन की जो रिक्विजिट्स हैं उनको वो पूरी कर गए। अब सिर्फ जो है वो सर, लेकिन फवाद साहब एक बात देखिए, इलेक्शन कमीशन भी मान जाए, मसला ये कि आपने एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन करना है, तो अभी तो जो असेंबली की पोजीशन चल रही है, ऑपोजिशन आपके साथ किसी मुशावरत में बैठेगी नहीं, किसी एग्जीबिशन में भी नहीं बैठेगी जिसमें आपने दिखाना है कितना ट्रांसपेरेंट है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक और मैकेनिज्म है, जिस तरह आरटीएस सिस्टम था, अब आप एक और तरीके से इलेक्शन चुराना चाहते हैं। जरा सुन लें एहसन इकबाल साहब क्या सोच रखते हैं इसके ऊपर, और फिर आप किस तरह ऑपोजिशन को मिलाए बगैर इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को ले भी आएंगे और वो इलेक्शन नॉन कंट्रोवर्शियल भी होगा। ये बड़ा एक अहम सवाल है, जरा पहले सुन लें एहसन इकबाल क्या फरमाते हैं। पाकिस्तान में कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि किसी जमहूरी हुकूमत ने इंतखाबी कवानीन को बुलडोज किया हो। कौमी असम्बली के कवानीन के तहत 2 क्लियर डेज चाहिए होते हैं कि जब आप कोई कानून पास कराएं तो कम से कम 2 दिन दें कि उसके मेंबरान उसको पढ़ सकें। इन्होंने वो 2 दिन की शर्त को भी खत्म किया और बुलडोज करके तमाम इंतखाबी कवानीन पास कराए। हमारे तजावीज उसके साथ मुंसलिक थी, कोई कोशिश नहीं की कि इत्तफाक राय हो। इसका मतलब यह है कि पीटीआई अगला इलेक्शन चुराना चाहती है और हम उसे चुराने नहीं देंगे। एहसन इकबाल साहब, सॉरी फवाद चौधरी साहब, सिंपल क्वेश्चन है कि बगैर ऑपोजिशन को राजी किए हुए अगर आप ये ले भी आए, लेजिस्लेशन हो भी जाए, इलेक्शन कमीशन मान भी जाए, तो ये किस तरह नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल तरीका होगा इलेक्शन का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग? नहीं, हम तो राजी करना चाहते हैं और हम अपोजिशन के साथ बातचीत भी करना चाहते हैं, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फिर स्पीकर साहब ने एक पूरा मैकेनिज्म दिया कि आप आइए और हमसे बातचीत करिए। लेकिन देखिए मसला क्या है, मसला यह है कि क्यों जो मुस्लिम लीग नून है वो अभी से ये बयानियां बना रही है कि अगला इलेक्शन जो है वो चोरी होगा। वो इसलिए ये बना रही है कि उनको पता है कि अगले इलेक्शन में उनके पास 1100 सीटों पे जो इलेक्शन है उनके कैंडिडेट तक नहीं है और वो प्लेयर ही नहीं है अगले इलेक्शन में। और मरियम नवाज हो या शहबाज शरीफ हो, इनके बस की बात नहीं है इमरान खान को हराना, और नवाज शरीफ जो है वो बाहर बैठे हुए हैं। अगर बसात चेंज हो गई इलेक्शन से पहले, सिचुएशन चेंज हो गई, नवाज शरीफ वापस आ गए, नाअहलियत खत्म हो गई, जिस तरह आपको पता है पहले भी हाईजैकिंग केस में उनकी 10 साल बाद नाअहलियत खत्म हुई थी, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, तो आप मुकाबले के लिए तैयार तो लेना नवाज शरीफ से, हुकूमत क्यों घबराती है नवाज शरीफ से? आगे नवाज शरीफ को ही हरा के हम आए हैं, ये तो नहीं कि नवाज शरीफ को। सर वो तो जेल में ही थे ना, वो कहाँ पे थे? नहीं, लेकिन वो यहीं पे थे, उन्होंने ही सारा कुछ किया, क्या जेल में थे? अभी भी जो है हम तो इनको ही हरा के आए हैं, हम दोबारा भी हरा देंगे। लेकिन इस वक्त नून लीग का प्रॉब्लम ये है, उनकी लीडरशिप की लड़ाई चल रही है मरियम नवाज में और शहबाज शरीफ में। जब तक वो अपनी लीडरशिप की लड़ाई क्लियर नहीं करते उनका दायरा। लेकिन फवाद भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑपोजिशन नहीं मानती है एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को, तो जिस मकसद के लिए आप लेके आ रहे हैं नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन, वो मकसद तो पूरा नहीं होगा फिर आपका। देखिए बात यह है कामरान कि हमने तो पिछले साल अक्टूबर से अपना जो बिल है वो जमा कराया हुआ है ना, और हम कह रहे हैं आप हमें अपनी इस पे बताएं आपकी क्या राय है। लेट्स सपोज वो नहीं मानते एट द एंड, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फिर आप क्या करेंगे? फिर भी आप ऑल द वे जाएंगे? अगर देखें ना, फिर देखें, हमने तो अपना फैसला तो कौमी असम्बली ने और सेनेट ने करना है। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम आपकी जो तमाम प्रेस काउंसिल्स के ये जो हमारे क्लब्स हैं उनके इलेक्शन हम ईवीएम पे करा रहे हैं। उसके बाद बार काउंसिल्स के इलेक्शन जो है हम ईवीएम के ऊपर करा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो तमाम आप लोग हैं आपको दिखा रहे हैं। सो एक सोसाइटी के अंदर एक यूनानिमिटी क्रिएट होगी और लोग देख लेंगे कि इसकी एफिकेसी क्या है, और उसके बाद वो फिर खुद ही फैसला करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मुतमईन है अभी अपने सारी परफॉर्मेंस से, और उनको लगता है कि क्योंकि बजट के अंदर कुछ एक बड़ी खतरनाक चीज पेट्रोलियम को लेकर आई कि जो 610 अरब रुपया आप लोगों ने इकट्ठा करना है अगले साल तक, तो पेट्रोलियम के मौजूदा जो रेट है फवाद साहब उसके ऊपर तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। तो क्यास रहा ये है कि शायद उसके आपको रेट काफी 10 से 15 रुपए तक बढ़ाना पड़ जाए। तो
उससे आपको लगता है कि पूरा निज़ाम ज़िंदगी महंगा हो जाएगा? चाहे जितना भी आप रिलीफ दे रहे हैं आवाम को साइड से, 36 मराते आपने दे दी हैं, 10% आपने पेंशन और इजाफा भी कर दिया तनख्वाह वगैरह में, लेकिन आपको लगता नहीं कि बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए नेक्स्ट इलेक्शन तक? आगे लोग महंगाई में पिछले 3 साल से। देखिए, हम तेल पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं होता, तेल जो है वो पाकिस्तान बरामद करता है। इस वक्त रीजन में सबसे कम प्राइसेस जो हैं तेल की वो पाकिस्तान में है, लेकिन अब 1-2 दिनों से दोबारा तेल की जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है। नहीं सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है फवाद भाई कि 610 अरब का आपने हदफ रखा है, वो मौजूदा पेट्रोलियम निर्खों पे नहीं होगा, तो आपने सोचा हुआ है ना कि रेट बढ़ाने हमने आगे जाके? नहीं, हमने नहीं सोचा हुआ, लेकिन अगर इंटरनेशनल प्राइस ऊपर जाएगी तो प्राइस बढ़ेगी। अगर इंटरनेशनल प्राइस सर, अगर इंटरनेशनल प्राइस इतनी भी रहे तो, और आप अगर रेट ना बढ़ाएं तो 610 अरब आपका पूरा नहीं होगा, ये पॉइंट है एक्चुअली। नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो पूरा जो इस वक्त रेवेन्यू है, ठीक है, जो रेवेन्यू है, आप तो वो तो पीएसडीपी 900 अरब रुपए का हो गया, वो तो टैक्स कलेक्शन। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, फिर मैं नून लीग का मौक़िफ़ लूंगा उसके बाद। कोई एग्रीमेंट होने का चांस है कि पार्लियामेंट जो है वो स्मूथली सिविलाइज तरीके से चल जाए, या आप कहते हैं नहीं इनसे बात ही नहीं करनी, बस खत्म? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करनी, हम तो तैयार हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं भाईजान, हमें भी बात करने दें, आप भी बात करें। हमें बात नहीं करने देंगे तो हम आपको नहीं करने देंगे। हम तो कह रहे हैं हमें बात करने दें, हम तो बात करने को तैयार है, बिल्कुल ठीक हम तो साथ बैठने को तैयार है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बिल्कुल ठीक। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और इरशाद हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, गवर्नमेंट का वर्जन दे रहे थे, नून लीग का वर्जन लेंगे एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, शर्मनाक मनाजिर थे आज पार्लियामेंट में, आपको कुछ और भी फुटेज दिखा देते हैं आज स्क्रीन पर भी आपकी जो चलेगी, और इसके अंदर नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट सियासी तौर पर आज वफात पा गई है। आज नहीं वफात पा गई, वैसे तो 2.5-3 साल से मामला चल रहा है, लेजिस्लेशन यहाँ पर नहीं हो रही। आप देखें जिस तरह ये वज़रा भी जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी हमने पहली दफ़ा देखा, वरना हुकूमत जो है वो माहौल को, ये सारे वज़ीर आप देख सकते हैं, अमीन गंडापुर साहब हैं या दूसरे लोग हैं, ये भी किताबें उठा के मारे, और ये किताब फेंकना इतना खतरनाक। शहबाज शरीफ के डेस्क पे भी लगी किताब, क्योंकि ये किताब बड़ी भारी किताब होती है, और ये अगर लग जाए, फ़ारूक हबीब साहब भी आपको नजर आएंगे मरते हुए, तो गालियां तो चल ही रही है, लेकिन हमला भी हुआ है यहाँ पे, तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था आज। लेकिन शर्मनाक मनाजिर हैं ये, और इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये इमरान खान साहब चाहते या नहीं चाहते, लेकिन उनकी नाक के नीचे हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब चाहते या नहीं चाहते, उनकी भी नाक के नीचे हो रहा है। दोनों तरफ से कसूर तो है, लेकिन हमारे साथ यासिर मलिक साहब हमारे पार्लियामेंट के रिपोर्टर, जो हमें सही इतला भी बताएंगे कि हुआ क्या एक्चुअली, और सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया। यासिर मलिक साहब, सर बेसिकली मामला जो है वो किस तरह, कहाँ से ख़राब हुआ, और क्या वाकईतन ये मलिका बुखारी और शहबाज शरीफ पे हमला हुआ किताबों से, क्या सूरत हाल थी, थोड़ा बताइए। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। देखें, पार्लियामेंट की रवायत है कि जब बजट पेश हो जाता है तो उसके बाद जो बहस शुरू करते हैं वो अपोजिशन लीडर शुरू करते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ जब बहस शुरू की गई तो इसी तरह से शहबाज शरीफ ने जैसे स्टार्ट लिया तो हुकूमती बेंचेस जो हैं उनके ऊपर से नारेबाजी शुरू हो गई, चोर चोर के नारे लगाए गए, इसी तरह से सीटियां बजाई गई, डाइस बजाया गया। कल तो 20 मिनट के लिए वक्फा हो गया, फिर उसके बाद एक स्पीकर असद कैसर की जानिब से दोनों जमातों के जो पार्लिमानी लीडर हैं उनको बुलाया गया, मिल बैठकर बात को खुश उसलूबी के साथ हल करने की जानिब एक कदम उठाया गया, वो भी मुकम्मल ना हो सका, और रात को एक जो है वो SRO जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया स्पीकर की जानिब से कि एक काम करते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो अपोजिशन वाले शोर नहीं करेंगे, और जब अपोजिशन लीडर बोलेंगे तो हुकूमती जानिब से जो अरकान पार्लियामेंट है वो शोर नहीं करेंगे, हुकूमती बेंचेस से आवाज़ नहीं आएगी। ये तमाम तर मामला चलता रहा। उसके बाद रात को एक लेटर जारी करना पड़ा स्पीकर साहब। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना यासिर, एक बात बताइए कि स्पीकर बिल्कुल बेबस नजर आए हैं, स्पीकर कुछ नहीं कर सके वहां पे। देखिए, स्पीकर साहब तो कल भी बेबस दिखाई दिए और आज तो बहुत ज़्यादा बेबस दिखाई दिए। इतने बेबस दिखाई दिए कि जब उन्होंने आज बैठते ही कहा जी शहबाज शरीफ साहब शुरू करें, उसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए, शीरी मज़ारी खड़ी हो गई, इन्होंने डायस बजाने शुरू किए। अली अमीन गंडापुर, शफकत महमूद, फवाद चौधरी साहब, फ़ारूक हबीब साहब, इसके साथ शरियार अफरीदी, मुराद सईद, सब ने डायस बजाने शुरू कर दिए। बैक बेंचर्स जो हैं उनकी जानिब से उनको भी इशारे करते रहे साथ साथ कि आप भी साथ दें, सीटियां बजाई गई, नारे लगाए गए। इतनी देर में पहली दफ़ा पार्लियामेंट की रवायत में ये पहली दफ़ा हुआ है कि अपोजिशन लीडर को, जो मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने घेरा डाला हुआ था।
अच्छा, ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? जब 20 मिनट का वक्फा हुआ, उस 20 मिनट के वक्फे के बाद स्पीकर साहब ने कहा कि मैं दोबारा वापस आऊंगा। ठीक है यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। लड़ाई जहां से शुरू हुई बड़ी बड़ी बुरी लड़ाई थी और पार्लियामेंट का मुस्तकबिल बड़ा मखदूश नजर आया। मुसद्दिक मलिक साहब, ये बेसिकली टिट फॉर टैट है। फवाद चौधरी साहब भी हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे, वो कह रहे थे जनाब अगर आप हमें गाली देंगे तो हम आपको गाली देंगे, अगर आप हमें एक गाल थप्पड़ मारेंगे दूसरे। आपने वजीर खजाना को स्पीच नहीं करने दी, ना आपने वफाक में करने दी, ना आपने पंजाब में करने दी, तो फिर ये तो होना ही था जो आपके साथ हुआ है। अब फरिश्ते तो नहीं है तहरीक इंसाफ में कि वो शराफत पे चलते हुए आपकी गालियां भी सह लेंगे, आपके पत्थर भी सह लेंगे और आप कुछ नहीं कहेंगे। मुसद्दिक साहब, देखिए, इसमें मेरे ख्याल में तो कोई इतनी ज्यादा कोई अचंभे की बात नहीं है। जो जबान वजीर आजम साहब कंटेनर के ऊपर बैठ के बोलते थे या खड़े होकर बोलते थे, वही जबान जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आज बोली जा रही है। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा, आपको याद है जब उन्होंने एक दफा कहा था कि मैं यहाँ पे किसी का रिश्ता लेने तो नहीं आया, किसी जलसे के ऊपर। फिर आपको याद है जब शेख रशीद साहब ने कहा था कि मैं पेशाब करूं तो पता नहीं क्या बहा दूं, ये भी याद है आपको? जी जी। और फिर उसके बाद जो जबान बोली जा रही थी कि कौन चोर, बाप चोर, बेटी चोर, ये फलां फलां, ये सब आपके सामने है। और आपने कहा कि आज हमला हुआ, आज पहला हमला हुआ है। आपको वो क्लिप्स नहीं मालूम जब मरियम औरंगजेब के ऊपर हमलावर हुए थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें आप भी वो कहां से आए थे लोग? जब रेंजर्स सर, ने लेकिन और पुलिस ने अपना घेरा। सदिक भाई, बात ये है कि वो जो आप पे हमला हुआ वो तो पीटीआई के कारकुन थे मुबैना तौर पे। ये तो इज्जतदार पार्लियामेंटेरियंस हैं जो एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हैं। क्या इसका मैसेज जा रहा है पाकिस्तानी पब्लिक को कि काम तो टकेगा नहीं हो रहा इस पार्लियामेंट में? लाखों रुपया आप लोगों को मिल रहा है पार्लियामेंटेरियंस को सिर्फ इस चीज का कि गालियां दें एक दूसरे को, इसलिए दे रहे हैं पैसे पाकिस्तानी कौम। देखिए, आप गाली तो किसी जगह पे भी नहीं दे सकते। यानी मुझे तो ये बात नहीं समझ आती। और ये नहीं मैं सिर्फ कह रहा, मैं कह रहा हूँ कोई पार्टी का कोई शख्स भी अगर इस तरह की सख्त कलामी या गाली गलोच करता है। नहीं सर, पार्लियामेंट का मसला ये है ना कि वहां पे सैलरीज जो मिलती है पार्लियामेंटेरियंस को वो हमारे पैसों से मिल रही है ना। हमने इलेक्ट करके भेजा आप लोगों को ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप भी इलेक्टेड नुमाइंदे ही हैं, चाहे आप सेनेट के थ्रू आए हुए। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि हमारे पैसों से तो ना गालियां दें। देखें, मैं पहली बात तो ये कि आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। मैंने तो एक मरतबा भी आपकी बात से डिसएग्री नहीं किया। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ये जो कुछ हो रहा है वजीर आजम की इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है। ये आपको इत्तफाक नजर आ रहा है कि इस तरह की जबान जो मैंने आपको अभी बताई है, ये कंटेनर से भी बोली जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी बोली जाए, वजीर भी बोले और पार्लियामान में भी बोली जाए। आप मुझे इसको इत्तफाक समझते हैं? आपके ख्याल में ये इत्तफाक है कि एकदम वो जो वजीर हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम ऑपोजिशन को जो है, ऑपोजिशन, पहली बात तो ये कि कभी भी सख्त कलामी ऑपोजिशन को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट करती है। ये पुरानी रिवायत है, पीटीआई खुद प्रोटेस्ट करती रही है। कभी लेकिन मुझे मुसद्दिक साहब एक बात बताएं, देखा है ऑपोजिशन पे? ये किस तरह की रवायत है कि खास तौर पर जब बजट पेश हो रहा होता है, वो ये कितनी गंदी और घटिया रवायत है कि जो भी ऑपोजिशन होगी वो डेस्क को घेर लेगी, वजीर खजाना को बजट नहीं पेश करने देगी। अब वो ऑपोजिशन में चाहे आप हो या इमरान खान साहब थे या पीपल्स पार्टी है, ये कितनी के पुरमुजम्मत रवायत है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली इमरान खान जो है वो उन्होंने कहा जी एक्शन रिएक्शन होगा, आपने मुझे स्पीच नहीं करने दी, मैं आपको नहीं करने दूंगा, आपने हमारे वजीर खजाना को बोलने नहीं दिया, हम आपके कायदे इख्तिलाफ को नहीं बोलने देंगे। मैंने आपको यही बात कही है कि आप पिछले 20 साल देख लें, ऑपोजिशन जो है अगर बजट अवाम दोस्त ना हो तो हमेशा से प्रोटेस्ट करती है, सीटियां बजाती है। हमारे खिलाफ भी बजी हैं सीटियां, लोगों ने कहा कि हमें ये बजट मंजूर नहीं, हमने भी सीटियां बजाई हैं, हमने भी डेस्क बजाए हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ है, पीटीआई खुद करती रही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ईवान में हुकूमत के बेंच से हमला आवर होते, गाली गलोच करते, किताबें उठा उठा के मारते, आपने किसको पहले देखा है? कब पहले ये हुआ है? ये तो बड़ी अजीबो-गरीब बात है। अब इसका हल क्या है? मतलब ये इसका क्या हल है? इसका अल्लाह जो है नसीहत करे वजीर आजम साहब को जो ये रिवायात डाल रहे हैं। यानी वो तो ऐसे है, चले एक और मौजूद पे आपसे मैंने बात करी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों का नहीं साहब, एक सेकंड ठहर जाइए। ऐसे लगता है किसी फन फेयर पे आए हुए हैं वो, और कॉलेज के जमाने, कॉलेज के कोई स्टूडेंट हैं जो फन फेयर पे आए हुए हैं और वहां पे उनके साथ को 3 4 5 और उसी तरह के लोग हैं जो लोगों को धक्के मार रहे हैं और सीटियां मार रहे हैं और टेंट गिरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कैसे चलेगा ऐसे मुल्क? यानी कि आप मुल्क चलाने की जिम्मेदारी जो है, प्राइमरी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है। अगर हुकूमत खुद बदमाशी पे उतर आए, कभी किसी की गाड़ी के अंदर हेरोइन डाले, कभी किसी को जाके ईंटें मारे, कभी किसी सहाफी को जाके घर से उठा ले या जो भी तशद्दुद करे, हर एक की आवाज बंद करे, आप मुझे बताइए किस किस्म की हुकूमत है? कब देखी आपने ऐसी हुकूमत पहले?
और ये जहां तक मैंने कभी सख्त कलामी को सपोर्ट नहीं किया, मैं आज भी सख्त कलामी को सपोर्ट नहीं करता, अपनी पार्टी की सख्त कलामी को भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये रिवायात जो आपके सामने आ रही हैं आपने कब देखी हैं आज से पहले, और ये हुकूमत है या कोई ऐसा मुसद्दिक टोला साहब, है दो और सवाल हैं थोड़ा सा हटके इस मौजू से। लोग कह रहे हैं नून लीग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है क्योंकि नवाज शरीफ जो है ऑब्वियसली वो बाहर है। आज फवाद चौधरी साहब भी आए थे, वो कह रहे थे इनको शर्म नहीं आती कि ये लूट के पैसा लेके बाहर पोलो मैच देख रहे हैं अपने बेटे के साथ बैठ के। तो फ्रस्ट्रेशन ये है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होने लगी है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की, उसमें स्पेशल एम्फेसिस होगा नवाज शरीफ को हवाले किया जाए पाकिस्तान के, तो शायद इसलिए भी आप लोगों के मिजाज में बड़ी गर्मी आ गई है कि आपको एक तो नवाज शरीफ अगर वापस नहीं आते तब भी नवाज शरीफ की कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, और उनके बगैर पार्टी इलेक्शन जीती नजर नहीं आ रही। अगर वो बाहर ही रहते 2023 तक और वापस आ जाते हैं सीधा जेल में जाएंगे। दैट्स व्हाई यू पीपल आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ये हुकूमत के उससे मुझे लगा इंप्रेशन। आप किस किस चीज का जवाब देंगे? आप इस चीज का जवाब देंगे कि नवाज शरीफ पे सही गलत केसेस बन रहे हैं, या इस चीज का जवाब देंगे कि गाड़ियों के अंदर से हेरोइन निकल रही है 35-35 किलो, या इस चीज का जवाब देंगे कि वजीर आजम पहले कहते हैं कि मैं मूंछों से पकड़ के इसको मौत की काल कोठरी में डालूंगा हेरोइन निकलने से पहले, या इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वजीर खड़े होकर अल्लाह की तरफ मुंह करके अर्श मौला की तरफ हाथ उठा के दिल पे रख के खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं कि हमारे पास हेरोइन की वीडियो पड़ी है। आप किस किस चीज को रोएंगे? आप जरा तमाम अहकामात पढ़ें जो हाई कोर्ट के आए हैं, और उसके बाद ये देखिए कि आपने वजीर आजम को जो सबसे बड़े टैक्स पेयर भी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने उनको मौत की काल कोठरी में रखा। किस लिए रखा भाई? किस कानून के तहत रखा? आप किस किस को मौत की काल कोठरी में रखेंगे? किस किस पे हेरोइन डालेंगे? किस किस के घर के अंदर जाके लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन मुसद्दिक भाई इस वजह से है कि नवाज शरीफ या तो जेल वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे तो इलेक्शन आप हार जाएंगे 2023 का। आप हमारी पार्टी का मौकफ तो आपके सामने आ चुका है। पार्टी तजवीज कर चुकी है नवाज शरीफ साहब को कि वो इस वक्त जो किया जा रहा है उस वजह से वापस ना आए। ये तो बाद की बात है। उनको पार्टी ने बाकायदा फॉर्मली ये कहा है कि हमारी तजवीज आपको ये है कि आप जब तक तो आपके नजदीक ये रूल ऑफ लॉ की धज्जियां नहीं है कि आप मेडिकल ग्राउंड पे गए हुए लेकिन आप उनको कह रहे हैं जी आप फिर भी वापस ना आए, क्योंकि आप मेडिकल ग्राउंड नहीं दे रहे यहाँ पे, आप पॉलिटिकल ग्राउंड दे रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये रूल ऑफ लॉ है ये हेरोइन वाली बात जो मैंने आपको बताई है? सर जमानत हो गई ना, इंसाफ मिल गया। अगर नवाज शरीफ साहब के केसेस भी वीक होंगे उनको जमानत मिल जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यार मेरी बात तो मुझे करने दें। ऐसे इकबाल साहब के केसेस जो है वो रूल ऑफ लॉ है। ये जो आप सहाफियों के साथ हो रहा है ये रूल ऑफ लॉ है। आप किस किस चीज को रोएंगे यहाँ पे? आप मुझे बताइए इस मुल्क के अंदर क्या रूल ऑफ लॉ है कि वजीर आजम पहले कहे या वजीर ये कहे कि फलां चौक में फलां दिन फलां बंदे की गाड़ी रोक के हम उसको अरेस्ट कर लेंगे और वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया जाए? इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है कि एक डिसिडेंट ग्रुप खड़ा हो, उसके बाद FIA का हेड जो है उसको रिमूव किया जाए और फिर जाके वो नैब जो है वो अदालत के अंदर FIA और नैब खड़े होकर बोलें कि आप जमानतें दे दें इस वजह से कि हमने बिल पास करवानी। ये रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क में। ये तो बनाना रिपब्लिक बन चुकी है। और मेरा भाई है, ये दोस्त है फवाद चौधरी, और अपने आप को लिबरल कहता है और इस वक्त इंफॉर्मेशन का वजीर है। तो जो आप लोगों के साथ हो रहा है इस वक्त, इसको ख्याल नहीं करना चाहिए। चले वो तो हम उनसे किस तरह का लिबरल है वो तो हम उनसे बात कर लें। आप किस महकमे को आप पार्लिमान देख लें। मैंने आपको बताया कि एक निहत्ती लड़की पे 100 लोगों को रेंजर्स ने और पुलिस ने रास्ता दिया और वो हमला आवर हुए। ये रूल ऑफ लॉ है। किस वजह से पुलिस हटी? सर यहाँ पे बड़ी निहत्ती लड़कियों के ऊपर हो रहा है। जरताज गुल को किताब लगी है, आप लोगों की तरफ मुबैना तौर पे किताबों को हिट हुई है। मैंने आपको कहा है कि किसी भी तरफ से मलिका बुखारी को किसी भी शख्स के ऊपर अगर हमारी तरफ से भी कोई सख्त कलाम, जरा एक मिनट मुसद्दिक साहब जरा देख लीजिए कि आप आज आपके लोगों ने भी लड़कियों के साथ क्या किया है। मुअज़्ज़ज़ मेंबर पार्लियामेंटेरियन खवातीन दिखाएं जी जरा। और हमने सिर्फ शराफत, हमें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ शराफत ही सिखाई है कि आपने चुप करके सहना है, बातें सुनी है। लेकिन जब यहाँ पे बाकायदा फिजिकल लड़ाइयाँ होती है, खवातीन को मारते हैं, गालियां देते हैं, और मैं चैलेंज करती हूँ मीडिया को कि वो अल्फाज चलाएं जो PMLN के गुंडों ने MNA से यहाँ पे बोले, वो अल्फाज चलाएं ना, चला के दिखाएं। माए बहनें वो सुन नहीं सकती है, कोई बंदा नहीं सुन सकता। और इनके जो पीछे लोग हैं जिनको वोट देकर आते हैं वो भी इनसे पूछे कि क्या हम आपको यहाँ पे गुंडागर्दी के लिए, मारपीट के लिए यहाँ पे? भाई नून लीग के गुंडों ने जो है मारा है, किताबों से मारा है, और इमरान खान साहब ने उनको सब्र तहम्मुल ही सिखाया है। आपके सामने बता रही हैं जरताज साहिबा। मैंने आपको कहा है टिट फॉर टैट, वो तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है। मैंने तो आपको कहा है कि अगर कोई गाली निकालता है, ये इस तरह की हरकत करता है किसी भी पार्टी से, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मुसद्दिक साहब मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, लेकिन बड़ा अफसोसनाक हालात है पाकिस्तान के पार्लियामेंट की। एक ब्रेक लूंगा।
व्यूज आज के सैड इवेंट्स असेंबली आपके सामने, ये असेंबली चलती हुई नजर नहीं आती, ये असेंबली लेजिस्लेट करती हुई नजर नहीं आती, ये असेंबली फंक्शन करती हुई नजर नहीं आती। कल तक दीजिए इजाजत।